जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का दिल से स्वागत है बच्चों। आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक हम कर चुके हैं उसके ऊपर हम आज शुरू करेंगे प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करेंगे बच्चों कि ये टॉपिक हमारे रट जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखोगे 5 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन हमसे होने लग जाएंगे। मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस में लेके आया हूं। चाहे वो प्री वाले क्वेश्चंस हो चाहे वो मेंस वाले क्वेश्चंस हो, सारी टाइप के क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं आज। और एक बात और, आपके पास भी अगर कोई बुक है तो आप उसमें से भी इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस की कैसे जाती है। किसी एक चैप्टर को, जैसे आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर पढ़ लिया, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पास जो भी बुक है उसके अंदर है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आप क्या करो, बार बार करो, रिपीटेड करो, बार बार उन क्वेश्चंस को कीजिए। तो आपके अंदर वो जो क्वेश्चंस है ना वो याद ही हो जाएंगे, इतने याद हो जाएंगे कि आपको क्वेश्चंस देखते ही आंसर निकलने लग जाएगा। तो जो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी चाहिए, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस है। बिकॉज आपको पता होगा कि जो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कि प्रैक्टिस एक इंसान को क्या बनाती है, परिपूर्ण बनाती है, परफेक्ट बनाती है। चाहे वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे टॉपिक कोई सा भी हो, चाहे किसी भी फील्ड की बात हो रही हो, आप हमेशा अच्छे से प्रैक्टिस करें और देखिएगा कि आपको कितना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इस बात का मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। दुनिया का सबसे महान चित्रकार पाब्लो पिकासो हुए हैं। सबसे महान चित्रकार, इवन एमएफ हुसैन से भी बड़े, इतने महान चित्रकार कि एक बार ये न्यूयॉर्क में घूम रहे थे तो एक महिला ने इनको देख लिया और वो पहचान गई तो पाब्लो पिकासो हैं। कौन है? पाब्लो पिकासो। तो उनके पास गई कि सर मैं आपको पहचान गई हूं, आप पाब्लो पिकासो हो, क्या मुझे आप ऑटोग्राफ दे सकते हो? तो बोले ठीक है दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास कोई पेन या पेपर नहीं इस वक्त। तो वो भागी और कहीं से पेन पेपर लेके आई, बोले सर इस पर ऑटोग्राफ दीजिए। तो उसने ऑटोग्राफ के रूप में एक पक्षी का चित्र बना दिया, एक पक्षी को ड्रॉ कर दिया उसने। तो उसने कहा कि सर ये तो आपने एक पक्षी का चित्र ड्रॉ किया है, तो उसने इतनी जल्द 30 सेकंड में बना दिया। कितनी देर में? 30 सेकंड्स के अंदर 30 सेकंड में उसने वो चित्र बना दिया। तो उस महिला ने कहा सर 30 सेकंड लगी आपको, तो इतनी जल्दी बना भी दिया, आपको तो बहुत समय लगता होगा चित्र बनाने, ड्राइंग बनाने में। तो उसने कहा कि लेडीज, मैडम, ये जो मैंने 30 सेकंड्स का चित्र बनाया ना इसकी बहुत कीमत है। तो उसने बोला कितनी कीमत हो सकती है? तो उसने कहा इसकी 50 लाख कीमत हो सकती है इसकी। उसको यकीन नहीं हुआ, तो वो बहुत जगह गई, बहुत सारे चित्रकार जो प्रदर्शनी करते हैं पेंटिंग्स की, उनके पास गई पूछने के लिए कि इसकी कीमत क्या है। उन्होंने उसको दिखाया, तो सब जिसके पास गई उन्होंने उसको चेक किया और पहचान गई कि ये तो पाब्लो पिकासो ने बनाई है। और उस महिला ने कहा कि सर इसका कितना कीमत आप हमें दे सकते हो? तो उन्होंने कहा कि मैडम हम इसके 50 लाख रुपए दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? 50 लाख रुपए। वो उछल पड़ी, वो देखा कि वाह, इतना जो बिल्कुल सच कहा था उन्होंने। वो दौड़ी वहां से और पाब्लो पिकासो को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। बहुत ढूंढने के बाद किसी ने बताया कि आपको वहां पर एग्जीबिशन में मिलेंगे। वहां गई वो और उससे कहा कि सर आपने जो इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है, 50 लाख रुपए की पेंटिंग है ये, क्या आप मुझे भी ऐसी ही पेंटिंग बनाना सिखा सकते हो? 30 सेकंड में कैसे बना दिया आपने? 30 सेकंड्स के अंदर बस 50 लाख की आपने एक पेंटिंग बना दी, क्या मुझे भी सिखा सकते हो आप? ऐसे कैसे कर दिया? तो उसने कहा कि मैडम इस 30 सेकंड की पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे हैं, सीखने में 30 साल लगे हैं। तो उसने अभ्यास, तो आप बच्चों समझे इस बात से कि उसने कितना अभ्यास किया होगा कि उसने 30 सेकंड्स की जो उसकी पेंटिंग थी वो 50 लाख रुपए में बिकी। तो बच्चों प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक आदमी को बहुत परफेक्ट बनाती है। इसलिए ये जो टॉपिक अब खत्म हो गया है, मैं आपके लिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चंस, इजी, मीडियम और टफ, हर टाइप के क्वेश्चंस लेके आया हूं। अब थोड़ी देर में हम क्वेश्चंस को शुरू करने वाले हैं। अब आप तैयार हो जाइए, रेडी हो जाओ। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया, बताइए इसमें कहां आंसर है, क्या एरर है इसमें?
आराम से क्वेश्चन को समझो समझो और उसके बाद जवाब दो। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए अच्छे से एंड देन गिव द आंसर। एवरीबडी विल गिव द आंसर। आप क्वेश्चन को समझिए फिर जवाब दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप पहले क्वेश्चन को समझें और फिर जवाब दें। सोच समझ के देखिए, क्वेश्चन का सब्जेक्ट पहचानो, सब्जेक्ट को पहचानो क्या है एंड देन गिव द आंसर। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ। अब मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे जो सब्जेक्ट है मेरे पास वो है द काउ एज वेल एज द काफ। सब्जेक्ट क्या है मेरे पास? द काउ एज वेल एज द काफ, ये मेरा सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है मेरे पास? वर्ब है मेरे पास आर। तो यहां पे देखिए एज वेल एज लिखा है। क्या लिखा है? एज वेल एज। आपको इतना मालूम होगा कि एज वेल एज से पहले एज वेल एज और इन एडिशन टू, मैंने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लिखवाए थे। इनसे पहले वाले वर्ड के अनुसार क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं। तो यहां पे काउ क्या है? यहां पर सिंगुलर है। क्या है? काउ सिंगुलर। तो वर्ब क्या होगी? यहां पर सिंगुलर होगी। तो यहां पे आर नहीं, क्या हो जाएगा बच्चों? इज हो जाएगा। ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों, सीएचएसएल में आया था। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें एज वेल एज से पहले देखना है काउ, और काउ के अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगानी है? आर के स्थान पर क्या कर दिया हमने? इज कर दिया। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो वाई लिख के कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाने वाला हूं। बताइए इसका क्या आंसर है। आराम से क्वेश्चन को समझिए, देन गिव द आंसर। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझिए, सब्जेक्ट को समझो और फिर आंसर दो। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप आराम से क्वेश्चन को समझिए एंड देन गिव द आंसर। टेक सम टाइम, कुछ समय लो और फिर उसके बाद जवाब दो। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। नाउ देखिए, समझिए और फिर उसके बाद जवाब दीजिए। पहले समझो और फिर जवाब दो, समझो और जवाब दो। ठीक है, समझो और जवाब दो। अब मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। आ जाइए सारे बच्चे बोर्ड पे देखो। यहां पे लिखा है क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा एक महिला का नाम था, एक रानी थी। और अलोंग विद हर रेटिन्यू ऑफ स्लेव्स। बच्चों रेटिन्यू का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप। रेटिन्यू एक वर्ड है जिसका मतलब होता है समूह। तो उसके जो स्लेव्स थे, उसके जो दास थे, अपने दासों के ग्रुप के साथ आर सेलिंग डाउन द नाइल। बच्चों यहां पे अलोंग विद से पहले क्या लिखा है? क्लियोपेट्रा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आ जाएगी मेरे पास? सिंगुलर आ जाएगी। समझ में आ गया ना आपको? यहां पर क्लियोपेट्रा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए आर नहीं, क्या लगा देंगे हम? इज लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट अलोंग विद लिखा हुआ है। एज वेल एज आ जाए, अलोंग विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए, तो उससे पहले देखते हैं सब्जेक्ट को और उसके अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं। अब एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए बहुत धांसू सवाल है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। And then give the answer. Take your time, understand the question and then give the answer. All the mangoes in this basket are overripe. सारे मैंगो इस बास्केट में जितने भी मैंगो हैं वो सब के सब क्या है? ओवरराइप, ज्यादा पके हुए हैं। ऑल द मैंगोज इसका सब्जेक्ट है। इन प्रीपोजिशन आ गया। अब बच्चों सारे बच्चे बोर्ड पे आओ, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं आपको। ऑल द मैंगोज, क्या लिखा है? ऑल द मैंगोज, यानी सारे मैंगो इन दिस बास्केट, इस बास्केट में जितने भी मैंगो हैं वो सब आर मानी है ओवरराइप। तो आप ये देखिए जरा एक बार, सब्जेक्ट क्या है? मैंगोज, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आ गई? प्लूरल। ऑल के बाद जैसी ना, मैंने पढ़ाया था आपको, ऑल के बाद जैसी नाउन आती है वैसे ही क्या लगा देंगे? वर्ब लगा देंगे। तो आर क्या है यहां पर? नो एरर। इसमें कोई एरर नहीं है, क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, नो एरर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल था बच्चों, ये सवाल आया था प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर। बहुत अच्छा सवाल है। एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन को समझिए एंड देन क्वेश्चन में लिखा है टेकिंग लाइफ एज इट कम्स, आई एम समवन हु थ्राइव्स ऑन चैलेंजेस एंड बिलीव दैट। नाउ इसको समझो, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को समझो और फिर उसका आंसर दो। सेंटेंस को समझो, क्वेश्चन को समझना, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। ना प्यारे बच्चों आ जाओ बोर्ड पे। अब मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखो जरा। इसमें सबसे पहले क्या लिखा है? टेकिंग लाइफ। टेकिंग लाइफ एज इट कम्स, आई एम समवन हु थ्राइव्स ऑन चैलेंजेस एंड बिलीव। बच्चों यहां पर जो टेकिंग लाइफ एज इट कम्स, आई एम समवन हु थ्राइव्स, आपको दिख रहा है इसमें हु? कैन यू सी हु एयर? और उसके बाद में वर्ब आ रही है थ्राइव्स। वर्ब है थ्राइव। थ्राइव का मतलब क्या होता है? थ्राइव का मीनिंग होता है समृद्ध होना, बढ़ना, फलना फूलना, बहुत तरक्की करना। कि आई एम समवन, मैं वो व्यक्ति हूं जो फलता फूलता है, तरक्की करता है। ऑन चैलेंजेस, चैलेंजेस का मतलब जो मेरे सामने चैलेंजेस आते हैं ना, तो मैं बहुत तरक्की
तरक्की करता हूं, बहुत बहुत मेहनत से काम करता हूं। एंड बिलीव, और भरोसा करता हूं। आप एक चीज का ध्यान दीजिए, एंड के बाद में वर्ब आ रही है, आपको दिख रही है ना। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि अगर एंड के बाद वर्ब हो, क्या हो, एंड के बाद वर्ब हो, तो वो किसके अनुसार आती है, उससे पहले आने वाली वर्ब के अनुसार। तो ये जो वर्ब है बिलीव, ये किसके अनुसार आएगी, थ्राइव्स के अकॉर्डिंग। तो यह थ्राइव्स क्या है, सिंगुलर है, तो ये वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। बात समझ में आ गई मेरी आपको? मैं फिर से समझाता हूं। एंड के बाद ध्यान रखना हमेशा, एंड के बाद अगर कोई वर्ब है तो वो वर्ब किसके अनुसार होगी, जो एंड से पहले वर्ब लिखी है। तो एंड से पहले वर्ब क्या है, थ्राइव्स। चैलेंजेस वर्ब नहीं है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन दिया है। क्या दिया है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब क्या है, थ्राइव्स, तरक्की करना, बढ़ना, फलना फूलना। ये वर्ब है सिंगुलर, तो ये भी क्या आ जाएगी बच्चों, सिंगुलर। तो यहां पे बिलीव में एरर है, बिलीव में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, इसको सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। क्लियर, सबको समझ में आ गया? ये जो हु वाला रूल है उसको ध्यान रखना कि हु के बाद में मैंने वर्ब देखी थ्राइव्स, क्यों आई, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो है समवन। मैंने आपको पढ़ाया समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी। इसके अनुसार वर्ब कैसे लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। कैसी वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर। तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आ गई, लेकिन एंड के बाद में एक और वर्ब आई, ये प्लूरल थी, बहुवचन थी, इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, सिंगुलर कर दिया। क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को? हैव यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन गाइस? हैव यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया है? तो मैं आपको एक और क्वेश्चन अब करवाता हूं। शाबाश, ऐसे ही जवाब देते रहो जैसे अभी आप दे रहे हो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ना बच्चों, आराम से क्वेश्चन समझो। इस क्वेश्चन में लिखा है, ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर हु बिलीव्स दैट हिज टॉक। ना बच्चों, आप अगर इतना भी यहां तक पढ़ के भी समझ जाओगे ना, तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। टेक योर टाइम। मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये कहां का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। एसएससी मेंस में पूछा गया है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बताइए इसमें कहां एरर हो सकती है, सोचिए, समझिए। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। अब मैं प्यारे बच्चों आ जाओ, अब मैं ये क्वेश्चन आपको समझाता हूं। देखो जरा बोर्ड पे, यहां पे क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है ही, और ही सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब कौन है, इज। ही की वर्ब कौन है, इज है यहां पर। और आगे क्या लिखा है, वन ऑफ। क्या आपको याद है कि वन ऑफ के बाद में नाउन कैसी आती है, हमेशा प्लूरल नाउन लगाते हैं। कैसी नाउन लगाते हैं, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, और आगे वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। लेकिन मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई थी कि अगर इस प्लूरल नाउन के बाद में हु या विच या फिर दैट आ जाए, तो उसके बाद में फिर एक और वर्ब आती है, और ये वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है। कैसी वर्ब होती है, प्लूरल। आगे दो वर्ब आएंगी, पहली वाली प्लूरल होगी और बाद वाली क्या होगी, वो होगी सिंगुलर। याद आ गया आपको ना? अब जरा देखिए यहां पर कि वन ऑफ के बाद सबसे पहले प्लूरल नाउन को चेक करो। वन ऑफ दोज फ्यू के बाद भी तो प्लूरल नाउन ही आती है, पता है ना? और दोज के बाद भी क्या आती है, प्लूरल नाउन। तो इनको भी तो पहचान लो कि दोज और फ्यू लगे हुए हैं, तो इनके बाद में नाउन कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो यहां पर राइटर नहीं, ये जो नाउन है ना राइटर, ये नाउन है राइटर। पोस्ट कॉलोनियल, ये बच्चों क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। पोस्ट कॉलोनियल यहां पर एडजेक्टिव है, और राइटर क्या है, यहां पर नाउन है। तो इसका राइटर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइटर्स। और दूसरी बात, यहां पे बिलीव्स नहीं, क्या होगा, बिलीव होगा। क्या होगा, बिलीव। क्योंकि हु के बाद में जैसी जो वर्ब आती है, उसका सब्जेक्ट कौन होता है, हु से पहले वाला कौन होता है सब्जेक्ट उसका, जो हु से पहले लिखा है वो सब्जेक्ट होता है, जो हु के बाद में वर्ब है। क्लियर सबको? ये समझ में आ गया ना अच्छे से? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए। फिर मैं आपको एक और ऐसा ही धांसू क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सोचिए समझिए क्वेश्चन को, और उसके बाद में करिए आराम से, समय दीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है, आई विल आस्क दैट मैन विच ऑफ द रोड्स आर द वन वी वांट। सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन गिव द आंसर। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन गिव द आंसर गाइज। क्वेश्चन को समझो और फिर उसके बाद में जवाब दो। इसमें लिखा है आई आस्क, मैं पूछूंगा। अब मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ बच्चों, देखो अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां पे लिखा है आई विल आस्क, यहां पे आई के साथ में वर्ब आ गई ये वाली, दैट आ गया मेरे पास कंजंक्शन, दैट मैन सॉरी कंजंक्शन नहीं है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं उस आदमी से पूछूंगा, वो आदमी, दैट का मतलब क्या है, वो आदमी। विच ऑफ द रोड्स, एक
एक रूल बता दूं आपको मैं कि विच के बाद अगर ऑफ आएगा तो आगे प्लूरल नाउन आएगी, लेकिन वर्ब कैसी होगी बच्चों, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है। कैसी वर्ब लगानी है? विच ऑफ के बाद में अगर प्लूरल नाउन आती है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। विच ऑफ के बाद में रोड्स क्या है? प्लूरल नाउन। और आगे वर्ब कैसी होगी बच्चों? सिंगुलर होनी चाहिए। तो आर नहीं, क्या होगा? इच। फटाफट से इस पॉइंट को लिख लो कि अगर कभी भी विच के बाद में ऑफ है तो उसके बाद में नाउन होगी प्लूरल, और वर्ब कैसी होगी? वो होगी सिंगुलर होगी। क्लियर? समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अनदर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू होते हैं। अब एक और सवाल करते हैं आपके लिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को समझिए एंड देन गिव द आंसर। इस क्वेश्चन में लिखा है व्हेनेवर पॉसिबल वन शुड अवेल वनसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट कम वंस वे, कि जब भी संभव हो सके एक व्यक्ति को हमेशा उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, उस अवसर का जो उसके रास्ते में आता है, उस अवसर का उसको लाभ उठाना चाहिए। अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, आप थोड़ा सा समय लीजिए इस क्वेश्चन को समझने में, एंड देन आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन नाउ। अब सारे बच्चे आ जाओ बोर्ड पे। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू गाइस। देखिए यहां पे लिखा है व्हेनेवर पॉसिबल, जब कभी संभव हो। वन का मतलब होता है एक व्यक्ति, शुड अवेल, अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना, एक व्यक्ति को लाभ उठाना चाहिए ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उस अवसर का। अपॉर्चुनिटी का मतलब है क्या? अवसर। दैट कम, दैट के बाद वर्ब दिख रही है आपको, ये वही रूल है हु विच और दैट वाला। कौन सा रूल? हु विच और दैट, जिसके बाद में वर्ब आएगी तो उसका सब्जेक्ट कौन होगा? जो हु विच दैट से पहले लिखा है। तो यहां पर कम से पहले क्या लिखा है? अपॉर्चुनिटी। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? अपॉर्चुनिटी लिखा है। तो अपॉर्चुनिटी क्या है? अवसर। सिंगुलर नाउन है बच्चों, सिंगुलर। इसका बहुवचन क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज। क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या है? सिंगुलर नाउन। तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। तो कम नहीं, क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर हो गया? हु विच दैट वाला रूल लग रहा है। कौन सा रूल? हु विच दैट वाला रूल अप्लाई किया हमने, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगा दी? सिंगुलर, क्योंकि हु दैट से पहले सिंगुलर नाउन दी हुई है, और उसी के अकॉर्डिंग आगे क्या आएगी? वर्ब आएगी। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को समझिए एंड देन गिव द आंसर। इस क्वेश्चन में लिखा है लैक ऑफ विंटर रेन्स, यानी बारिश की जो कमी है, बारिश सर्दियों में जो बारिश हुई उसकी कमी की वजह से हैव डिलेड, देरी हो गई है। डिले का मतलब देरी हो जाना, सोइंग, बोने में, बुवाई करने में देरी हो गई है। सर्दियों वाली बारिश नहीं हुई, वो कम हुई है उसकी वजह से। अब मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, आपने बहुत सही आंसर दे रहे हो, शाबाश बच्चों। अब सारे बच्चे इस बोर्ड पे देखिए, लैक का मतलब होता है कमी। क्या होता है बच्चों? कमी। और इसके बाद लिखा है ऑफ विंटर रेन्स, विंटर रेन्स का मतलब सर्दियों में होने वाली बारिश, और आगे वर्ब क्या है मेरे पास? हैव डिलेड। तो यहां पे बच्चों हैव मेरे पास कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है, और सब्जेक्ट क्या है मेरे पास? लैक सब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन से पहले लिखा है। और आपको मालूम है कि जो प्रीपोजिशन से पहले होता है वही सब्जेक्ट होता है। लैक का मतलब कमी। अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट में होगी तो वर्ब कैसे लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। तो यहां पर हैव नहीं, क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं। मैं चाहता हूं कि आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप इस टॉपिक के अंदर परफेक्ट हो जाओगे। आपको पूरी इंग्लिश में ही परफेक्ट कर दूंगा मैं। रेगुलर क्लास अटेंड करो बस। अब नया टॉपिक शुरू होने वाला है टेंस का, उसको मिस मत करना। एक एक क्लास सारी अटेंड करनी है। टेंस इतना धांसू करवा दूंगा, कभी भी टेंस आपसे गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। बस रेगुलर क्लास अटेंड करना। अब जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आया, क्वेश्चन को समझो और जवाब दो। क्वेश्चन में लिखा है द कॉल ऑफ सीज हैव ऑलवेज फाउंड एन एको इन मी। इसका मतलब है समुद्र की पुकार, समुद्र की पुकार हमेशा से मेरे दिल मन में गूंजती रही है। समुद्रों की जो पुकार है वो हमेशा से मेरे अंदर गूंजती रही है। एको का मतलब होता है गूंजना। एको का मतलब ECHO, एको का मीनिंग होता है गूंजना। द कॉल ऑफ सीज, कॉल का मतलब पुकार, और सीज का मतलब होता है समुद्र। ना बच्चों समझो क्वेश्चन को, सब्जेक्ट पहचानो, इसमें सब्जेक्ट पहचानो और फिर उसके बाद जवाब दो। सब्जेक्ट पहचान के जवाब दो। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आए हो, शाबाश।
अब देखिए जरा स्क्रीन पे आ जाओ बच्चों, देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है, द कॉल ऑफ सीज। यहां देखो नीचे देखो, द कॉल ऑफ सीज, समुद्र की पुकार, ये प्रीपोजिशन हो गया। इसके बाद जो सीज है ये तो हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है मेरे पास, हैव वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो इसके बाद में सब्जेक्ट क्या हुआ, कॉल यानी पुकार। क्या नाउन है, सिंगुलर नाउन है। कैसी नाउन है, पुकार, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो हैव नहीं, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। यहां पे कॉल क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए हैव के स्थान पे क्या कर दिया हमने, हैज कर दिया। अब एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, देखिए जरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है ना। आराम से क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में लिखा है पीपल हैव अ राइट, लोगों के पास अधिकार है टू क्रिटिसाइज, आलोचना करने का, क्रिटिसाइज कर आलोचना करना। लेकिन एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ ईच ऑफ देम, लेकिन साथ ही साथ उनमें से प्रत्येक को हैव टू रिमेंबर, ये याद रखना पड़ता है, हिज ड्यूटी ऑल्सो, अपना कर्तव्य, यानी उनमें से प्रत्येक को अपना कर्तव्य भी याद रखना पड़ता है बच्चों। नाउ अब जवाब दीजिए इसमें कहां एरर हो सकती है। इसमें बच्चों कंजंक्शन है, बट इसमें दो क्लॉज दिए हुए हैं, दो क्लॉज हैं। कितने क्लॉज हैं, दो। उन दोनों को समझो, दोनों का सब्जेक्ट समझो। आ जाओ बच्चों, बोर्ड पे समझाता हूं, सारे बच्चे आ जाओ, देखो जरा क्या लिखा है, पीपल लिखा है। क्या लिखा है, पीपल। पीपल का मतलब होता है लोग। इसके पीपल बहुवचन होता है तो इसके साथ वर्ब कैसे आ गई, ये तो बिल्कुल सही है। पीपल क्या है, प्लूरल, तो वर्ब कैसे आ गई, प्लूरल। अब आगे मेरे पास कंजंक्शन आया बट, और इसके बाद में एट द सेम टाइम, ये हो गया समय, ये होगी एडवर्ब। क्या हो गई, ये एडवर्ब हो गई। और इसके बाद में क्या लिखा है, ईच ऑफ देम, और आगे वर्ब है हैव। याद है मैंने आपको ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये पढ़ा था कि ईच अगर सब्जेक्ट में आए और उसके बाद में ऑफ हो और फिर उसके बाद में देम कोई प्लूरल प्रोनाउन या कोई नाउन दी हो तो हम वर्ब कैसे लगाते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो यहां हैव नहीं, क्या हो जाएगा, हैज। सेकंड क्लॉज में गलती है, इसमें दो क्लॉज है। पहला क्लॉज है पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, ये पहला क्लॉज है। और दूसरा क्लॉज क्या है, एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर हिज ड्यूटी ऑल्सो। तो यहां पे सेकंड क्लॉज का जो सब्जेक्ट वो क्या है, ईच है, इसलिए हैव हटा के क्या किया हमने, हैज कर दिया। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हमें एक और क्वेश्चन करवाने वाला हूं, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को समझो, समय दो। इसमें लिखा है ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, मैनी ए पैट्रियट वर फाइट विद पैट्रियोटिज्म। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बहुत सारे जो देशभक्त थे वो देशभक्ति से की आग के अंदर जल रहे थे, देशभक्ति की आग के अंदर जल रहे थे। सब्जेक्ट को पहचानो और समझो कहां है सब्जेक्ट, और उसके बाद जवाब दीजिए ना। अब सारे बच्चे आ जाओ बोर्ड पे, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं आपको। यहां पे लिखा है ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, बच्चों ये समय है, क्या है, समय। और समय है तो क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। हमेशा ध्यान रखना, समय और स्थान एक एडवर्ब होता है। क्या होता है, समय और स्थान, समय और स्थान एक एडवर्ब का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, एडवर्ब का। तो ये एडवर्ब हो गई। इसके बाद मैनी क्या है, मैनी पढ़ाया था मैंने, और ये भी बताया था उसके बाद में क्या आता है, ए या एन, और आगे वर्ब कैसे, और नाउन कैसी आती है, सिंगुलर। तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, तो यहां पे हो जाएगा वॉज। ये जो पैट्रियट है इसका मतलब होता है देशभक्त। पैट्रियट सिंगुलर नाउन है। कैसी नाउन है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसे लगा दी हमने, सिंगुलर लगा दी है। अब जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका, बताइए इसमें कहां एरर है। क्वेश्चन को समझिए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन में लिखा है हिज बेनिवोलेंस, मतलब उसकी परोपकारिता एंड काइंडनेस और दयालुता आर एडमायर्ड बाय फ्रेंड्स, उसके मित्रों के द्वारा भी प्रशंसा की जाती है। उसकी परोपकारिता और उसकी दयालुता के मित्रों के द्वारा भी क्या की जाती है, तारीफ की जाती है, प्रशंसा की जाती है। इस क्वेश्चन को समझिए, देखिए एंड से दो नाउन जोड़िए मैंने, दोनों नाउन अनकाउंटेबल हैं, दोनों नाउन कैसी हैं, अनकाउंटेबल हैं। समझो क्वेश्चन को और फिर उसके बाद जवाब दीजिए। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो। अब सारे बच्चे आ जाओ, अब मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, इसमें लिखा है हिज, बेनिवोलेंस का मतलब परोपकारिता, क्या होता है, परोपकारिता, और काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। तो यहां पर बच्चों दो नाउन हैं,
ये दो नाउन, दोनों नाउन है एंड से जुड़ी हैं, और पजेसिव एडजेक्टिव कितने लगाए हुए हैं? केवल एक। दो नाउन एंड से जुड़ी हैं, एक ही पजेसिव एडजेक्टिव है। तो याद आ गया होगा आपको, रूल पढ़ के आए हो आप कि दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों नाउन को हम एक ही मान सकते हैं। बच्चों परोपकारिता और दयालुता एक ही चीज तो होती है, एक ही चीज तो होती है। जो व्यक्ति परोपकारी होता है वो व्यक्ति दयालु होता है, और जो व्यक्ति दयालु होता है वो क्या होता है? परोपकारी होता है। तो यहां पर परोपकारिता और दयालुता को एक ही मान लेते हैं और एक ही चीज मान लेंगे तो वर्ब कैसी आएगी फिर? सिंगुलर। क्योंकि दोनों को एक मान लेंगे तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिर आर नहीं क्या आएगा? इज आएगा। क्लियर हो गया? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में वाई या एन लिख के बताइए। फिर मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, जरा देखिए इस सवाल को। क्वेश्चन को समझिए। इसमें लिखा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स मेनी ऑफ व्हिच इज कॉज्ड बाय। तो बच्चों ध्यान से समझो क्वेश्चन को समझो और फिर उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन को समझ कर जवाब देना, ठीक है? क्वेश्चन को समझ कर जवाब देना और देखना कि इसमें कहां एरर हो सकती है, वेयर द एरर इज। अच्छे समझो क्वेश्चन को, देखो इसमें ऐसा कौन सा रूल लग रहा है जो मैं आपको पढ़ाया हुआ है, फिर उसके बाद जवाब दीजिए। अब आ जाओ बच्चों, सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ। अब मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखो जरा। इसमें लिखा है प्रोहिबिशन एम्स, यानी जो निषेध है उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है रिड्यूसिंग। रिड्यूस का मतलब कम करना, घटाना, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को। मैनी ऑफ विच, आपको मैनी दिख गया? यहां पर दिख गया, हैव यू सीन मैनी? मैनी के बाद क्या है? ऑफ है। बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैनी के बाद में ऑफ आ जाए और उसके बाद में क्या आ जाता है? विच आ जाता है। मैनी ऑफ विच भी आ जाता है। तो ध्यान रखो, अगर मैनी के बाद में वर्ब आएगी तो हमेशा क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहां पे इज नहीं क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा? इज नहीं आर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मैनी ऑफ विच दिया हो तो आगे वर्ब कैसे लगाएंगे? प्लूरल। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल आएगी। मेक श्योर आप इस चीज को याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ढूंढ के क्वेश्चन लाए हूं आपके लिए। तो मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए ना बच्चों, ये नींद में भी ये टॉपिक हमारे क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। नींद में कोई पूछेगा ना बता इसका आंसर, तो तुरंत ऐसे बताओगे आंसर आप, ठीक है? अब आपके लिए एक और क्वेश्चन करवाता हूं, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को समझो और जवाब दो। क्वेश्चन में लिखा है विद सम मैन देयर मास ऑफ वेल्थ टुगेदर विद देयर सोशल इन्फ्लुएंस आर एन एक्सक्यूज। इसमें सब्जेक्ट को पहचानो बच्चों, यही तो है इस पूरे टॉपिक में। मैंने आपको यही तो सिखाया है कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। इस पूरे टॉपिक में मैंने आपको यही तो सिखाया है कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, यही तो सीखा है हमने। और अब जरा मैं आपको ये क्वेश्चन, बहुत आप सभी ने बच्चों बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, आप मेहनत कर रहे हो। गलतियां होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं। अब सारे बच्चों बोर्ड पे देखो जरा, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलतियां करके सीखने वाला ही अच्छा असली इंसान होता है। गलतियों से सीखने वाला ही क्या होता है? असली इंसान। वो इंसान जो गलतियां करे लेकिन उससे कभी सीखे नहीं, उसे इंसान नहीं कहते, उसे इंसान नहीं कहते। और वो व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता है। तो गलतियां करो लेकिन उससे सीखो ना। यहां पे लिखा है विद सम मैन, या विद सम मैन बच्चों क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। और यहां पे लिखा है देयर मास ऑफ वेल्थ टुगेदर विद देयर सोशल इन्फ्लुएंस आर। बच्चों यहां से लेकर यहां तक पूरा सब्जेक्ट पार्ट है। क्या है? यहां से लेकर यहां तक पूरा सब्जेक्ट पार्ट है। इसमें आपको प्रीपोजिशन दिख रहा है, तो इस प्रीपोजिशन के बाद में जो भी आया वो पूरा ऑब्जेक्ट है। जैसे वेल्थ टुगेदर विद, ये भी प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद में देयर, ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये पूरा ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है मेरे पास? मास। अब मास का मतलब क्या है यहां पर मास का अर्थ क्या है? यहां पर मास का अर्थ है संचयन। क्या है? संचयन, यानी इकट्ठा करना। धन को इकट्ठा करने की बात हो रही है, यहां पर पैसे को इकट्ठा करने की बात हो रही है। तो संचयन मतलब है, तो कैसा हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ, सिंगुलर नाउन हुआ ये, अनकाउंटेबल। ये मास कैसी नाउन हो गई? अनकाउंटेबल नाउन हो गई। और अगर अनकाउंटेबल नाउन हुई तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो यहां पे आर नहीं क्या आ जाएगा बच्चों? इज आ जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? यहां पर जो मास है ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए इसके साथ हम वर्ब कैसे लगा रहे हैं? सिंगुलर लगा रहे हैं। कैसी वर्ब लगा रहे हैं? सिंगुलर लगा रहे हैं। ध्यान दे दो इस बात को बच्चों, ठीक है? मैं क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं। सब्जेक्ट मेरे पास मास है और अनकाउंटेबल है, इसलिए वर्ब आर नहीं क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। अब एक और
और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ही बहुत ही जबरदस्त। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को समझो आराम से और फिर उसका जवाब दो, ठीक है? टेक योर टाइम। क्वेश्चन में लिखा है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कौन? गरीबी और बेरोजगारी। तो इनको एक ही सिक्के के दो पहलू मान के चले हैं। कितने पहलू हैं? दो। आप इस बात को समझना, टू साइड्स है, यानी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को दोनों को अलग अलग माना गया है। क्या माना गया है? दोनों को अलग अलग माना गया है, ठीक है? नाउ इसको समझकर फिर जवाब दो। दोनों को अलग अलग माना गया है, ऐसा सोचकर आप जवाब दो। अब सारे बच्चे आ जाओ बच्चों, सब बच्चों को समझाता हूं इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी दोनों नाउन एंड से जुड़ी हैं। दो नाउन एंड से जुड़ी हैं, दोनों अनकाउंटेबल नाउन है और दोनों को कितने साइड माने? यहां पे टू साइड्स। कितने साइड है? दो साइड है। तो यानी इज नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? आर। बच्चों इस बात को समझना कि जो गरीबी और बेरोजगारी है, इनको दो अलग अलग पहलू माने हैं एक ही सिक्के के। इनको सिंगुलर नहीं मानना, इनको क्या मानना है? प्लूरल मान के चलना है, क्योंकि टू साइड्स लिखे हुए हैं, टू साइड्स, इसलिए इज नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर आर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? वाई या एन लिख के कमेंट बॉक्स में डालिए। फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को समझो, ठीक है? क्वेश्चन में लिखा है परक्विजिट्स अटैच्ड टू दिस जॉब मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव। मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव, ठीक है? इसमें सब्जेक्ट क्या है, इस बात को पहचानना। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा समय देता हूं, ठीक है? मैं इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा समय देता हूं आपको, ताकि आप इसके बारे में सोचें और समझें, फिर इसके बारे में जवाब दें। थोड़ा सा समय लो और समझो और फिर जवाब दो, ठीक है? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे ही। अब बच्चों सारे बच्चे आ जाओ। अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पे लिखा है परक्विजिट्स अटैच्ड टू दिस जॉब मेक्स इट। परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? सुविधाएं होती हैं। क्या होती हैं? सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज होती हैं। क्या होती है? फैसिलिटीज। तो परक्विजिट्स अटैच्ड टू दिस जॉब, इस जॉब के साथ जो सुविधाएं जुड़ी हुई हैं, मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव, इस जॉब को और ज्यादा आकर्षक बना देती हैं। बच्चों ध्यान से देखना कि यहां पर जो वर्ब है मेरे पास वो है मेक्स। अब इसका सब्जेक्ट कौन हो सकता है? इससे पहले ही होगा। अब यहां पे टू तो दिख गया मुझे, क्या? प्रीपोजिशन। तो इसके बाद में दिस जॉब क्या कहलाएगा? ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना भाई, टू प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद में दिस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे देखो, ये मेरे पास अटैच्ड वर्ब हो गई। बच्चों ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है? परक्विजिट्स, बहुवचन है, सुविधाएं। तो यहां पर मेक्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मेक हो जाएगा। बच्चों ये जो परक्विजिट्स है ये सब्जेक्ट है, इसमें एस लग रहा है, ध्यान से देखो, ये रहा एस। और जब एस लग जाएगा तो नाउन कैसी हो जाती है? प्लूरल हो जाती है, और सब्जेक्ट भी प्लूरल हो जाएगा। इसलिए मैं यहां पर वर्ब लगा दूंगा मेक। बच्चों ध्यान देना, सब्जेक्ट कौन है? परक्विजिट, सुविधाएं। सुविधाएं जो उस जॉब के साथ जुड़ी हुई हैं वो बना देती है। मेक का मतलब बना देती है। कौन बना देती है? सुविधाएं बना देती हैं उस जॉब को और भी ज्यादा आकर्षक। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो अब मैं चाहता हूं कि अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समय दो, है ना? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इट्स अ बिग क्वेश्चन, तो थोड़ा समय दो और फिर समझो, ठीक है? स्लाइटली बिग है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए समय दो क्वेश्चन को और फिर उसके बाद में जवाब दो। सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी? मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा सोचिए, समझिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिए। सोचिए, समझिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिए, ठीक है? फिर मैं भी ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप सभी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज। आप सभी पे मुझ पे गर्व है ना बच्चों। अब आ जाओ बोर्ड पे। अब मैं ये क्वेश्चन आपको समझाता हूं बच्चों। मुझे आप पे बहुत अच्छा गर्व है, मुझे आप पे गर्व है कि आपने इस क्वेश्चन को समझा और अच्छे से समझ के इसका जवाब दिया है। अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखो आओ। यहां पे लिखा है हिज कमेंट्स, यानी उसके जो कमेंट्स हैं। केम मनी आए, उसके कमेंट्स आए आफ्टर के बाद में। तो सब्जेक्ट मेरे पास क्या है? हिज कमेंट्स। और वर्ब क्या है मेरे पास? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म तो सभी सब्जेक्ट के साथ आती है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। अब यहां पे आफ्टर लिखा है और आफ्टर क्या है? यहां पर कंजंक्शन है। रिसर्च ग्रुप सेड, तो रिसर्च ग्रुप दूसरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद वर्ब कैसे आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। दो सब्जेक्ट आ गए और दो वर्ब आ गए मेरे पास। यहां पे दैट क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन। तो इसके बाद दोबारा क्लॉज आएगा। क्लॉज में नया सब्जेक्ट होगा। क्लॉज में क्या होता है? नया सब्जेक्ट होता है क्लॉज के अंदर।
अब इट्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। अब सब्जेक्ट क्या है? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, यानी उसका जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, उपभोक्ता विश्वास जो इंडेक्स है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है बच्चों, मैं बता दूं, 3 वर्ड दे रखे हैं मुझे। कितने वर्ड है? 3 वर्ड्स। तो तीसरा वर्ड क्या होगा? नाउन। इंडेक्स मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? इंडेक्स सब्जेक्ट है। और इंडेक्स क्या होता है बच्चों? सिंगुलर होता है। क्या है ये? इंडेक्स सिंगुलर। इंडेक्स सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ण ही क्या हो जाएगा? वाज। बच्चों बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। इंडेक्स सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ण ही क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मेंस में आया था। और इसी तरह के क्वेश्चंस बच्चों आपको ना टॉपिक की गहराई के बारे में बताएंगे, कितना गहरा टॉपिक हो सकता है, कितना डीपली हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन करवाना चाहता हूं आपको। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सोचिए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड ए फ्यू मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसके अनुसार द लिटरेसी, साक्षरता, हैव ड्रॉप्ड, गिर गई है। साक्षरता गिर गई है। कुछ महीने पहले जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसके अनुसार साक्षरता गिर गई है। क्वेश्चन को समझिए और उसका आंसर दीजिए फिर, ठीक है। अब बच्चों मैं ये क्वेश्चन आपको समझाना चाहता हूं, सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड अ फ्यू मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसके अनुसार द लिटरेसी, लिटरेसी का मतलब क्या होता है? साक्षरता। क्या होती है? साक्षरता। हैव ड्रॉप्ड ना बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा क्या है? ये बच्चों एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू है ये भी एक प्रीपोजिशन हो गया, और ए फ्यू मंथ्स अगो ये हो गया मेरा समय। और आपको पता है कि जो समय और स्थान है वो टाइम की ओर इशारा करता है। किसकी ओर? टाइम की ओर। तो लिटरेसी क्या हुआ? लिटरेसी सब्जेक्ट हुआ, साक्षरता। अनकाउंटेबल है, कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते इसको। अनकाउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। तो वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी, यहां पर हैज हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा लगा होगा शुरुआत में कि यार कैसे करें। बच्चों ध्यान रखो, अकॉर्डिंग टू से सेंटेंस शुरू हुआ, प्रीपोजिशन से, बात समझ में आ गई? तो यहां पे सब्जेक्ट कहीं इसके बाद में ही मिलेगा। पहले अगर आपको कभी ना सब्जेक्ट पहचानने में अगर आपको कभी भी दिक्कत आए तो आप वर्ब को पहचान लो। सबसे पहले किसको पहचान लो? आप वर्ब को पहचान लो। वर्ब देखो कहां है, फिर उस वर्ब से पहले पहले किसको ढूंढो? आप सब्जेक्ट को ढूंढो। तो मैंने वर्ब देख लिया और इससे पहले मैं सब्जेक्ट को देख रहा था, तो लिटरेसी मुझे समझ में आ गया कि यही सब्जेक्ट है। क्योंकि ये जो ना ए फ्यू मंथ्स अगो ये तो टाइम है, और टाइम एडवर्ब होता है, सब्जेक्ट नहीं बनता कभी भी। बात समझ में आ गई ना? क्वेश्चन ये एक्सप्लेन हो चुका है, आपको क्लियर हो चुका। तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को समझिए और फिर उसका जवाब दीजिए, ठीक है। टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना और फिर उसका जवाब देना। क्वेश्चन को समझना और फिर उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा आप। नाउ टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता बड़ा है, थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता बड़ा है, बट इट्स वेरी इजी। लेकिन इजी बहुत है। क्वेश्चन हो सकता है बड़ा लग रहा हो, बट इट्स वेरी इजी। देखेंगे इसमें कहाँ एरर है, एरर कहाँ है, इस बात को हम समझेंगे, इस बात को समझेंगे। अब बच्चे, सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ। अब मैं एक क्वेश्चन आपको क्या करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। देखो जरा, इसमें लिखा है डिस्पाइट द मर्जर। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? के बावजूद। ये एक प्रीपोजिशन है। क्या ये? प्रीपोजिशन। तो इसके बाद ये मर्जर क्या हो गया? ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट। और मर्जर का मीनिंग क्या होता है? मर्जर का मतलब होता है मिश्रण या फिर मिलन। क्या होता है? मिलन या फिर मिश्रण। तो मिलन या मिश्रण के बावजूद, यानी मिलन हुआ है कंपनियों के दो का। द एयरलाइन हैज रिपोर्टेड, एयरलाइन कोई कंपनी है जो हवाई जहाज वाली, उसने रिपोर्ट की है साइजेबल लॉसेस, बहुत बड़ा नुकसान। यानी उसने ये बताया है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। एंड और इज अनेबल, और असमर्थ है टू पे करने में देयर एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों को। कंपनी ने ये रिपोर्ट दी है कि हमको बहुत सारा नुकसान हो गया है और हम अपने एम्प्लॉइज को क्या नहीं कर सकते? पे नहीं कर सकते। तो आप बच्चों इस बात को समझना, देखो ध्यान से, यहां पर देयर लिखा है। क्या लिखा है? देयर। एम्प्लॉई किसके हैं? एम्प्लॉई हैं एयरलाइन के। किसके हैं? एयरलाइन के। एयरलाइन क्या है? सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर। तो इसलिए इसके साथ वर्ब कैसी आई? सिंगुलर। दूसरी वर्ब भी कैसी आई? सिंगुलर। तो मुझे बताओ एम्प्लॉई किसके हैं? एयरलाइन के। तो क्या एम्प्लॉई से पहले देयर आएगा? सोचो एक बार, जरा इसको एक बार सोचो कि जब किसी नाउन से पहले हम क्या लगा दें?
पजेसिव एडजेक्टिव लगा दें। क्या लगा दें? पजेसिव एडजेक्टिव लगा दें। किसी नाउन से पहले क्या लगा दें? पजेसिव एडजेक्टिव लगा दें। तो वो पजेसिव एडजेक्टिव किसके अनुसार आएगा? आप उस नाउन पर अधिकार देखना किसका है, किसका अधिकार है उसके अनुसार आएगा। तो यहां एम्प्लॉइज पर किसका अधिकार है? इस एयरलाइन का। और एयरलाइन क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल नहीं, तो देयर नहीं आएगा। क्या आएगा यहां पर? इट्स आएगा। क्या आएगा? इट्स। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है, क्या आता है? पजेसिव एडजेक्टिव आता है, तो हम उस नाउन पर अधिकार देखते हैं कि किस नाउन का अधिकार है, और उस नाउन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाने की कोशिश करते हैं? हम पजेसिव एडजेक्टिव उस नाउन के अनुसार लगाते हैं। तो एयरलाइन सिंगुलर है तो आ जाएगा इट्स। अगर यह होता एयरलाइंस यानी बहुवचन होता, अगर इसमें एस लग गया होता, तो यहां पे जो देयर था ये क्या था? सही था। आप सभी को यह मालूम है कि जो देयर होता है ये होता है बहुवचन, प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव, और जो इट्स होता है ये होता है सिंगुलर, ये होता है प्लूरल, और ये होता है सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ऐसा ही सवाल एक और मैं करवाता हूं आपको, बहुत जानदार, बहुत जबरदस्त। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा अब आपको, ठीक है? आराम से सोच समझ के जवाब दीजिए, सोचिए समझिए और जवाब दीजिए, फिर बताइए इस क्वेश्चन में कहां एरर हो सकती है। वेयर कुड बी द एरर? एरर कहां हो सकती है, इस बात को समझना आप, ठीक है? अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और इस बात को समझना कि एरर कहां है। फिर मैं ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। इसमें लिखा है देयर हैव बीन अ लिटिल चेंज इन द पेशेंट्स कंडीशन सिंस ही वाज मूव्ड। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, शाबाश बच्चों। सारे बच्चे अब बोर्ड पे आ जाओ। देखो आप बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा सोच रहे हो आप। मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए इसमें लिखा है, सबसे पहले बच्चों क्या लिखा है? देयर लिखा है। क्या लिखा है? देयर। और देयर के बाद में क्या आई है हमारे पास? वर्ब आई है। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि देयर के बाद, किसके बाद? देयर के बाद अगर वर्ब हो, किसके बाद? देयर के बाद अगर वर्ब आएगी तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां होता है? इसके पीछे होता है। वर्ब का सब्जेक्ट कहां होगा? वर्ब के पीछे होगा, अगर वर्ब से पहले क्या हो? देयर। तो यहां पे देयर है, ये मेरे पास क्या है? वर्ब है, और इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ए लिटिल चेंज। याद है मैंने आपको पढ़ाया था फ्यू और लिटिल, याद है ना? मैंने आपको पढ़ाया था फ्यू और लिटिल, और मैंने आपको बताया था कि फ्यू और लिटिल भी सब्जेक्ट में आते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यू लिटिल भी, इसलिए मैंने पढ़ाया था आपको फ्यू और लिटिल भी। अब लिटिल के बाद कैसी नाउन आती है? अनकाउंटेबल नाउन आती है बच्चों। कैसी नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जो चेंज है ना, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और यही तो सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट है, क्योंकि देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो वर्ब का सब्जेक्ट कहां चला जाएगा? उसके पीछे चला जाएगा। यही सब्जेक्ट है हमारा, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आ जाएगी? हैव नहीं, क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। क्लियर सबको? यहां पे हैव नहीं होगा, क्या होगा? हैज होगा बच्चों। ठीक है क्या? आज मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवाए, इंपॉर्टेंट करवाए बच्चों। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं लेके आया हूं। ठीक है, कैसे लगे क्वेश्चंस आपको मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, कमेंट डाल देना आपका, और प्यारे प्यारे कमेंट डालना, बताना कैसे लगे हैं, क्लास कैसी चल रही है ये भी बताना, कोई भी फीडबैक हो आपका बच्चों ये भी बता देना। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चले, बहुत अच्छे से। मैं एक बात बता दूं बच्चों, ये जो चैनल क्रिएट किया गया है, ये इसलिए क्रिएट किया गया है ताकि आप लॉकडाउन के दौरान आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलते रहे, रुके नहीं, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएं, और जो भी हम पढ़ाएं कंप्लीट पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएं। और मेरा आपसे वादा है, इंग्लिश में अगर आप रेगुलर रहोगे ना, अगर रेगुलर रहे आप क्लास में, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत हद तक मैं आपकी इंग्लिश इंप्रूव करवा दूंगा, चाहे वो ग्रामर का पार्ट हो, चाहे वो वोकैबुलरी का पार्ट हो। मॉर्निंग में आपके लिए ग्रामर की क्लास आती है, और इवनिंग में आपके लिए कौन सी क्लास आती है? वो आती है कौन सी? वोकैबुलरी की, जिसमें आपको मैं रूट वर्ड से पढ़ा रहा हूं। अब तक मैंने आपको रूट वर्ड्स में भी बच्चों शायद मैंने आपको मोर देन 500 से भी ज्यादा वर्ड पढ़ा दिए होंगे, लगभग 1000 के आसपास हम वर्ड पढ़ चुके होंगे उसके अंदर भी। और इस ग्रामर की क्लास को तो बच्चों पूछो मेरे से, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, और प्रैक्टिस भी मैं आपको करवा रहा हूं। तो बच्चों आज की क्लास हम इसी नोट पर फिनिश करते हैं। एक बात और, मैं चाहता हूं कि आप ना, आपके पास जो भी इंग्लिश की बुक है,
जो भी बुक है, जैसे अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, जैसे आप मदर्स में पढ़े हो, तो आपके पास अगर उसकी बुक है ना, तो आप ना उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो भी बुक अवेलेबल है, कोई और बुक अवेलेबल है, तो आप उससे प्रैक्टिस करो। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाओ आप। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा ही आप उस सब्जेक्ट में निखर के आओगे, और एग्जाम में आपको उतनी ही कम समस्याएं आएंगी और उतना ही आसान हमारे लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। तो आज की क्लास हम इसी नोट पर फिनिश करते हैं बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में नए सेशन के साथ, नई चीजों के साथ। चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। अपना ध्यान रखिए। चलिए गाइस, बाय बाय।